बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपर स्टॉक में हमारे बीच प्रकाश मंत्री हैं जो कि 2019 के बायोम के टॉपर हैं और इनका 2019 में नीट के ऑल इंडिया जनरल रैंक में 253 रैंक था और झारखंड स्टेट में इनका जनरल में 5 रैंक था। तो आज हमारे बीच हैं प्रकाश मंत्री और इन्हें हमने स्पेशल इन्विटेशन पे यहाँ बुलाया है क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण से लगभग 2 to 3 मंथ्स से हमारे बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था बच्चे लोग से। तो अभी के टाइम में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर आपके पास नोट्स बुक नहीं है तो आप कैसे उसे मैनेज करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और 2020 में आप कैसे अपने आप को रिजल्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पे आज आए हैं प्रकाश। वेलकम प्रकाश। आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दीजिए। आप किस कॉलेज में अभी आपने एडमिशन लिया है, आपका क्या रैंक था, ऑल इंडिया में कितना रैंक था, स्टेट में कितना रैंक था? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी तो कोरोना वायरस के चलते सब अपने घर पे सेफ ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दे ही दिया, बस वही एक सिंपल सा स्टूडेंट प्रकाश मंत्री हूँ जिसका नीट रैंक 253 जनरल रैंक था और स्टेट में 5 था जनरल रैंक। आगे हम इनसे बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जूनियर डॉक्टर हैं और फिलहाल ये BHU में पढ़ रहे हैं। इसके पहले इन्होंने KGMC लखनऊ में लिया था एडमिशन और सेकेंड राउंड में इन्होंने चेंज करवा के BHU में अपना एडमिशन करवाया है। प्रकाश, अभी कोरोना वायरस का टाइम है तो सब आप लोग भी बहुत सीरियस होंगे कि यार मतलब इतना वायरस का पूरा खतरनाक हो गया है, तो आपको लगता होगा कि अभी बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन का बहुत डर है। पर ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होना नहीं है, बस केवल आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि मास्क लगा कर निकले, सैनिटाइज रहे प्रॉपरली और ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से निकले और अपने इम्यूनिटी पर थोड़ा ध्यान दे ले और विटामिन्स का थोड़ा सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन पे ध्यान दे ले, क्योंकि ये सब ही है जो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है और आपको इन सब वायरसों से बचाए रखेगा। बाकी मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला आज कि मैं यहाँ पर हूँ और अपने पुराने क्लास यहीं पर मैंने तैयारियाँ की थी अपनी सारी पूरे 1 साल, जिसका आज मतलब मैं यहाँ बैठ के आपको गाइड कर पा रहा हूँ। बायोम के लिए ये रूम बहुत ही लकी रहा है क्योंकि ये रूम ही रैंकर्स, जहाँ पे आज हम बैठे हैं प्रकाश के साथ, जिस रूम से आप लाइव हमें देख पा रहे हैं, वो रैंकर्स बैच का रूम रहा करता था। 2019 में इसी रूम से ये बच्चे अपना रैंकर्स बैच में आकर रिजल्ट्स दिए थे और आज उसी रूम से हम लोग फिर से लाइव कर रहे हैं। तो रैंकर्स बैच के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यहीं पर है कि हम लोग 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ गया था और यहाँ पर हमने सारी तैयारियाँ लगभग 1 महीना से 1.5 महीना यहीं पर बैठकर हम लोग ने तैयारियाँ की थी और एक तरह से ये हमारा दूसरा घर ही बन गया था। यहाँ पर सारे फ्रेंड्स, मतलब हर तरह से इन्वायरमेंट का आपको पूरा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला, प्रॉपरली आपको नरिशमेंट प्रोवाइड किया गया, नाश्ता से लेके खाना से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक का सारा काम सर ने देखा था और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता तो सर हमेशा आगे आके खड़ा रहते थे। और यहीं पर मतलब बोल सकते हैं कि हमने जितनी मस्तियाँ की, एक दीवारें, एक बेंच से हमारी यादें जुड़ी हुई है कई सारी, और मतलब यहाँ पर बैठ कर आज ऐसा लग रहा है कि पुराने जगह पर आकर यहाँ पर अगर आप रैंक हासिल कर आते हैं तो आपको लगता है कि वाह, यही एरिया था
जो आपको इतना ऊपर आज इतना ऊंचाई तक पहुंचाया। कुछ बच्चे का चैट हम देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि भैया आप लालपुर वाले पे थे या हिमू वाले सेंटर्स का बात कर रहे हैं रूम का। तो ये लालपुर वाले सेंटर्स का ही है, जो ऑफिस वाले बिल्डिंग का टॉप फ्लोर मतलब 3rd फ्लोर पे, वहीं से हम लोग लाइव हैं आज। और हम अब बच्चों से जो कि अभी हमें देख पा रहे हैं उनके लिए एक मैसेजेस भी है। अगर वो डायरेक्ट प्रकाश से कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट चैट पे लिख सकते हैं अपना, और कॉल कर सकते हैं। कॉल का भी ऑप्शन आपके पास है, जो कि नंबर आपको शेयर किया गया है स्क्रीन पे, उस पे से कोई भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रकाश उसका आंसर करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे चैट के थ्रू। आप जो भी पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना वायरस का टाइम है और 2020 का ये सबसे बड़ा वर्ड बन चुका है पॉजिटिव। पर एक तरह से देखिएगा तो जो इन्फेक्टेड नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी वैसा कुछ ना हो, तो वो लोग के लिए ये पॉजिटिव वर्ड नीट एस्पिरेंट्स के लिए सच्ची में बहुत पॉजिटिव है। आपको कोरोना वायरस ने 2.5 मंथ्स के करीब ज़्यादा टाइम दिलवाया है, और ये टाइम मेरे हिसाब से एकदम सफिशिएंट है एक जनरल बच्चे को सिलेक्शन पाने के लिए, और एक सेलेक्टेड बच्चा है जो एक मेहनत करके इस मुकाम तक आ चुके हैं, उन्हें अपने रैंक हासिल करने के लिए। मतलब ये एरिया बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर जाता है। अगर आप अभी नीट के एरिया पे बैठे हो तो आपको ये 2 मंथ्स जितने याद आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उतना आपको 1 साल भी ज़्यादा कुछ काम देगा। ये एरिया पे आप क्या तैयारी करते हो और आपका किया हुआ तैयारी कितना मतलब आप निकाल पाते पेपर पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 मंथ्स पे डिपेंड करता है। तो पढ़ने वाले अगर ये 2 मंथ्स ना पढ़ें तो आप इन्फेक्टेड है, और अगर ये 2 मंथ्स आप जो नहीं पढ़ने वाले वो पढ़ ले तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में एक तरह से डिप्रेस्ड रहते हैं कि घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। मतलब मैं खुद समझ सकता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो। पर बात यह है कि अगर आप जैसे पढ़ना छोड़ दे या प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो आपका जो इतना महीने का मेहनत है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाएगा अगर ये 2 महीना आपने अपना पूरा प्रेशर लगा कर नहीं पढ़ा। अभी चैट पे हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट के लिए। मतलब नीट के लिए एक तरह से कहे तो एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ कभी पूछा ही नहीं गया। मतलब मैंने जब अपना नीट दिया था तो मुझे ध्यान है कि शुरू में जब प्रैक्टिस किया था, मैं 1 साल ड्रॉप में हूँ और मेरा यहाँ लक्ष्य बैच में एडमिशन हुआ था शुरू में, और उसमें मतलब 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन कराया गया था। तो उससे सबसे बड़ा मेरिटियस इन्वायरमेंट प्रोवाइड हुआ आपको, और सारे मेरिटियस स्टूडेंट जो थोड़े मार्क्स के चलते रह गए थे और जिन्हें एक क्वेश्चन का वैल्यू समझ में आ रहा था, वो लोग के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन का वैल्यू पता चलेगा। और वो एक क्वेश्चन मेरा मतलब नीट 2018 में सिलेक्शन से और सिर्फ मैं एक क्वेश्चन की दूरी पर था। तो मुझे लगता है कि वो एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरा 1 साल दिया, तो मुझे वो 1 साल ऐसे ही वेस्ट नहीं करना था। मुझे स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब धीरे धीरे बहुत सारा पता चला कि स्पीड एक्यूरेसी के बिना आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका नीट में सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर अगर रैंक लाना है तो स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी के टाइम में लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई सो के कर रहा होगा, कोई उठ के कर रहा होगा, पर अगर इस फेज़ में अगर आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई करें कि नीट का असली का प्रेशर, जैसे नीट का एग्ज़ाम इस बार मैंने देखा 2 से 5 रखाया है, तो अगर आप हर दिन 2 से 5 अपना प्रैक्टिस करिएगा पेपर का, या कोई भी नया चीज़ जो 2 से 5 पढ़िए, तो उसका आपका मतलब जो ब्रेन है वो नया चीज़ जब ग्रास्प करके उसको एनालाइज करने के कैपेसिटी पर रहता है, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बहुत हेल्प कर जाता है नीट जैसे जब आप असली में नीट दे रहे होंगे या बैठे होंगे उस फेज़ में। तो मेरा यही कहना है कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिए कोई भी चीज़ों को। मतलब बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 2 से 5 आपका टाइमिंग असली नीट के प्रेशर विथ टाइमर, और कोशिश कीजिए अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 2.5 आवर्स लगा के कीजिए, जैसे मैं अपने टाइम में किया करता था। तो 2.5 आवर्स में आपका जितना मार्क्स आया, क्योंकि नीट में 30 मिनट्स आसपास तो आपका प्रेशर पे ही चल जाता है। तो वो प्रेशर हैंडल करने में वो
आपका मार्क्स में ज़रूर से ज़रूर इफ़ेक्ट डालेगा। तो उस प्रेशर को हैंडल करना अभी से सीख जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको फिर और कभी नहीं मिलेगा। और ये आपको सीधे बहुत सारे स्टूडेंट्स से, मतलब हज़ारों स्टूडेंट के ऊपर पहुंचा देगा आपको। तो सबसे बड़ा केवल एक ही एम है कि प्रेशर जितना कम से कम रखिएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप आगे कर पाइएगा बिना पढ़े। क्योंकि नीट में पढ़ा हुआ, मतलब मेरा 2018 में मैं जब पीछे गिर गया था तो मैंने अपना एनालाइज़ किया कि क्यों आखिर में मेरे से नहीं हुआ। तो फिर मैंने जब पेपर एनालाइज़ किया तो देखा इतना लगभग मेरा सिली मिस्टेक्स की वजह से और जो क्वेश्चन आता हुआ है वो ना बना पाने की वजह से मैं लगभग 60 मार्क्स पीछे रह गया था, जो कि मुझे यहाँ का झारखंड का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज रिम्स दिलाने में एकदम मतलब सफल था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा से हमेशा एक एक क्वेश्चन को वैल्यू समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें कि अगर लास्ट मिनट में भी आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़े तो आपका वो प्रेशर उतना होना चाहिए कि आप लास्ट मिनट में वो एक क्वेश्चन बना पाए। जैसे मैंने इस बार भी किया था कि लास्ट मिनट में मैंने लगभग फिज़िक्स का 2 क्वेश्चन बनाया था, जबकि मुझे आता नहीं था, पर मैं सोचा कि यार कैसे बनेगा और वो पेन ही नहीं चल रहा था मेरे से। तो मैंने बिना पेन पेपर चलाए भी वो 2 क्वेश्चन बनाया था विथ गट इंस्टिंक्ट बोल लीजिए या कुछ और बोल लीजिए। मतलब मुझे लगा कि 70% 80% चांस भी है, तो मैंने मार दिया था वो 2 क्वेश्चन, और वो 2 में से एक क्वेश्चन मेरा सही था, तो मैं 3 नंबर पॉजिटिव में ही रहा था। तो मैं अभी यही कहूँगा कि लाइटली कोई भी चीज़ को मत लीजिएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा पेपर का, वो भी नीट के टाइम। वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट और इफ़ेक्टिव रहेगा आपका नीट प्रिपरेशन। अभी जहाँ पे हम देख पा रहे हैं लगभग 170 बच्चे हमारे चैट पे दिख रहे हैं। मतलब आपका टीआरपी काफ़ी ही ज़्यादा है, दिख रहा है यहाँ से। मतलब प्रकाश मंत्री का अभी भी वही टीआरपी है जो 2019 के रिजल्ट्स के बाद हुआ करता था, और ऐसे भी पूरे शहर में आप ही दिखते हैं। तो हमें लगता है बहुत सारे बच्चे आपको फेस से भी पहचानते होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन से आया हुआ है जिसका आपको आंसर करना होगा। इन्हें कुछ बच्चे का है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो जहाँ तक हम लास्ट टाइम भी बताया कि ये पहले KGMC में लिए थे फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में इन्होंने फिर BHU में लिया है। तो अभी ये BHU में ही क्लासेज इनकी चल रही है, BHU कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसके बाद और भी सारे का क्वेश्चन आ रहा है कि आप केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में क्या आपका स्ट्रैटेजी रहता था, क्या आपका रूटीन रहता था, वो प्रॉपर ये जानना चाह रहे हैं बच्चे। केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स में बेसिकली सबसे बेस तो NCERT को हमेशा लेकर चलिए। मतलब बायोलॉजी में मैंने NCERT के बाहर कभी नहीं पढ़ा, और NCERT को ही हमेशा दोबारा से दोबारा रिवाइज करते रहा। नीट सीधे NCERT के मतलब लाइंस को उठाकर कभी कभी डायरेक्ट कोट कर देता है। तो अगर आपने बाहर से पढ़ा होगा तो आपको थिंकिंग में टाइम जाएगा कि मतलब NCERT के लाइन से अगर आपने बाहर देखा तो आपको लगेगा कि यार ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, पर एग्जैक्टली नीट को तो NCERT से उठाया हुआ लाइन है। तो वो आप अगर लाइन पढ़े होंगे तो आप बिना सोचे वो डायरेक्ट मार सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा रहता है टाइम बचाने के लिए। बाकी ज्ञान हासिल करने के लिए तो आपने जितना अभी तक किया है वो सफिशिएंट है, और अगर नहीं भी किया है या थोड़ा कोशिश किया है कि जो बहुत जन रहते हैं शुरू से डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इतने लोगों के बीच कंपटीशन है तो बहुत हार्ड होता होगा, तो मैं ये बता दूं कि मैं भी आप लोग की तरह एक जनरल स्टूडेंट ही रहा करता था, और मैंने भी अपने लाइफ में सारे रेंज के मार्क्स देखे हैं। इनफैक्ट जब मैं पेपर देता था तो 250 मार्क्स से लेकर मैंने मैक्स 650 मार्क्स तक को भी देखा है। तो ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअल चेंज आया वो एक बार में तो नहीं आया। मैंने अपना हमेशा वीक पॉइंट खोजा, उस पर मेहनत किया। तो आपको लगता होगा कि एक ही बात है वीक पॉइंट्स पे क्या, वो तो सब बोलते हैं, पर उसको ढूंढ कर उसके ऊपर वर्क करना वो आपका काम है। तो जैसे मैंने जब एनालाइज किया पेपर को तो मैंने देखा नीट NCERT से ज़्यादा कभी नहीं पूछता है, या पूछता भी है तो आप अगर NCERT पढ़े होंगे तो उस कंसेप्ट के आधार पर और ऑप्शन एलिमिनेशन के आधार पर बना सकते हैं। तो मैंने हमेशा एक गाइडलाइन रखा कि NCERT से ऊपर जाना नहीं है, और जाना भी है तो हमेशा लाइन को NCERT की तरफ ही रखना है। तो बायो में हमेशा मैंने NCERT फॉलो किया, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑलवेज NCERT, और उसके बाहर मैंने कोई बुक का क्वेश्चन पेपर ही, केवल प्रैक्टिस पेपर ही बनाया था। जैसे MS चौहान का शुरू का 3-4 चैप्टर बनाया था,
और बाकी यहाँ के मिले हुए क्वेश्चंस जो सर लोग करा देते थे क्लास में, एंड बाकी कुछ बुक्स के रैंडमली सैम्पल्स पेपर को सॉल्व कर लेता था। बाकी फ़िज़िक्स में एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा कुछ कभी फ़ायदा लिया नहीं उससे, क्योंकि वो मेरे लेवल पे था ही नहीं। मुझे लगता था जैसे एनसीईआरटी पढ़ता था पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहता था पेपर, तो मतलब वो लिखा हुआ। तो मैं हमेशा सर के गाइडलाइन पे चलता था कि सर ने जो कह दिया इतना एनालाइज करके पैटर्न को कि इस टाइप का इस क्वेश्चन का ज़्यादा पैटर्न आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है नीट में, तो मैंने हमेशा उसी को फॉलो किया और हमेशा एक ही बुक को फॉलो किया तीनों सब्जेक्ट्स में। तो वो बुक के नाम भी मैं ले लेना चाहता हूँ अगर आपको हेल्प आया तो, कि बायो के लिए तो हमेशा मैंने एनसीईआरटी बनाया। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने ये एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स को सॉल्व किया था। बाकी ऑर्गेनिक में मैंने एमएस चौहान का पहला 3-4 चैप्टर बनाया था, जो कि बेसिक लेवल प्रिपरेशन के लिए हमें हर बुक नीट और एम्स के लेवल पे वाला ही बनाया था, और बेसिक लेवल प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। और फिज़िकल के लिए मैंने एन अवस्थी को चूज़ किया था, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी को मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं, तो एन अवस्थी के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और यहाँ का दिया हुआ सारा ये सर के कराया हुआ क्वेश्चंस और क्लासेस। और फिज़िक्स के लिए मैंने डीसी पांडे चूज़ किया था, एनसीईआरटी मतलब नीट और एम्स के बेसिस में जो वो बुक लॉन्च किया था उन्होंने, तो वो वाले बुक। और यहाँ के टीचर जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते थे, और बाकी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया था एंड सैम्पल पेपर बनाया था, जो कि मुझे लगता है लास्ट मोमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके टाइमर के थ्रू लगा पाएंगे, तो आप उतना कम मतलब एग्ज़ाम में टाइम दे पाएंगे सोचने का, और ज़्यादा जल्दी आंसर निकलेगा आपका वहाँ पर। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है मुझे थोड़ा हेल्पफुल रहा। अगर आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको हेल्प रहा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य। बायो लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायो नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायो लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। बिल्कुल प्रकाश, सारे बच्चे का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, इनका अपना एक स्ट्रैटेजी रहा था और जिसके थ्रू इतना मार्क्स स्कोर कर पाए। हम लास्ट ईयर नीट का कुछ रिजल्ट्स आपको शेयर करना चाहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिसमें जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते थे, जिसमें सात्विक लोधा जो कि फर्स्ट रैंक पे थे, झारखंड स्टेट का फर्स्ट रैंक जनरल पे सात्विक लोधा थे, जिनका मार्क्स 690 था और इनका रैंक 1 था। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रकाश मंत्री का जनरल कैटेगरी से ये थे और इनका मार्क्स जो टोटल था वो 666 था। आउट ऑफ 720 666 इनका टोटल मार्क्स रहा था और इनका रैंक जो था वो 5 था। तो आप इतना मार्क्स कैसे बढ़ा पाए अचानक से, क्योंकि आपका रिजल्ट्स का भी हम इनका रिजल्ट्स का भी बात करेंगे, उनका करेक्ट रॉन्ग क्या रहता था टेस्ट में। तो हमें जहाँ तक दिखता है कि ऐसा नहीं था कि ये हमेशा टॉप ही करते थे अपने बैचेज में, लक्ष्य बैच में ये पढ़ते थे तो वहाँ हमेशा टॉप करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। आपको रिजल्ट्स भी दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर थे, मतलब 1 to 10 के अंदर हमेशा रहते थे। लेकिन कुछ और भी बच्चे थे जो टॉप करते थे लेकिन वो इतना स्कोर नहीं कर पाए। क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, मेरे खुद कई फ्रेंड्स थे, मतलब हम लोग का रैंक की बैच ही वैसा बना था कि सारा टॉप 10 टॉप 20 सब हमारे बैच में आ जाते थे। तो वो है कि मैंने सबसे पूछा कि यार तू तो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ रहता है और तूने इतना ये सब मटेरियल्स भी पढ़ के रखा हुआ है, तो फाइनली ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि क्यों तू अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया और मेरा रैंक कैसे ज़्यादा आ गया तेरे से, बल्कि मैंने तो तेरे से कम मेहनत किया। और आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन टाइम मेरा उठा करता था। तो वो लोग का यही कहना रहता था कि यार हमने ज़्यादा पढ़ लिया इस वजह से रैंक कम आ रहा है। नीट को इससे मतलब नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, नीट को सिर्फ इससे मतलब है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं।
सबसे बड़ी बात जो मैंने आज तक कोट करके रखी है वो ये है कि सक्सेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में हमेशा मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप हमेशा गोल की तरफ अचीव करेंगे। बट लेकिन अगर आप ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे है तो वो आपको गोल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। तो कई बच्चों का कहना था कि मतलब मेरे दोस्तों का कहना था कि यार मतलब मैं ये वाला ज़्यादा पढ़ लिया, ये ज़्यादा पढ़ लिया, तो एग्ज़ाम में चारों ऑप्शन मुझे सही लगने लग जाता था बायो में। तो मतलब उसे कम करने के लिए वो लोग खुद मुझे देखकर एनसीईआरटी पढ़ने लगे थे। कई ऐसा भी था और कई ऐसे भी थे कि जो मुझे डिमोटिवेट करते थे कि यार तू तो एनसीईआरटी पढ़ रहा है और यहाँ पर तो नीट निकालना है, इतना लोगों के बीच कंपटीशन है, तो हाउ विल यू हैंडल। तो मैं यही कहता था कि यार मैं इतना साल में एनालाइज किया हूँ पेपर को और सर लोग से भी पूछा करता था, तो अगर इतना लोग ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, तो मैं उन लोग के ऊपर भरोसा ज़रूर रख सकता हूँ। और बाकी फिर मेरा हमेशा क्लास तो सुना हुआ रहता ही था, तो अगर कभी कुछ बाहर से भी आता क्वेश्चन तो अगर मेरा सुना हुआ है तो मेरा थोड़ा क्लास में ग्रास्पिंग कैपेसिटी बोल लीजिए ज़्यादा था, या मतलब मैं हमेशा क्लास में सुना करता था, बाकी लिखा करता था क्लास में, घर जाकर पढ़ा ना पढ़ा वो थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता था। बाकी आप सबके साथ भी ये जनरल प्रॉब्लम होता ही होगा। तो वही है, तो दोस्तों का भी यही कहना रहता था कि यार तू कैसे ले आया ये मार्क्स। तो मैं सिर्फ यही कहता था कि भाई मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में मेहनत करता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे करना चाहिए, मुझे सर लोगों ने डायरेक्ट किया है। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं एनसीईआरटी से या बाहर जाते हैं सिलेबस से, तो आप एक तरह से नीट के डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, या आप उसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, जो कि आपको मार्क्स नहीं दे पा रहा उतना। आपने मेहनत ज़रूर किया पर डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने की वजह से मुझे लगता है, जैसा मैं अभी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर पा रहा हूँ, कि वो आपको थोड़ा रैंक पीछे दे पा रहे हूँ। तो हमेशा यही मेरा रैंक का सबसे बड़ा बेस रहा करता था कि हमेशा कम पढ़ता था पर कोशिश करता था उतना ही पढ़ूं जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछा जा सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मेहनत कर तो लूँगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी किया था पर मुझे आखिर में हासिल तो नहीं हुआ ना। तो मैंने हमेशा से बस यही फॉलो किया है कि कम पढ़ो और एकदम सही डायरेक्शन में पढ़ो। बिल्कुल सही बोले प्रकाश। इनके रिजल्ट्स पे भी थोड़ा हम बात करना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे इनका रिजल्ट्स शेयर कीजिए। हमें जहाँ तक दिख रहा है इनके रिजल्ट्स का सबसे लास्ट इन्होंने जो दिया था 29 अप्रैल का, जिसमें इनका 76% था, मतलब टोटल जो मार्क्स अगर देखें तो 545 मार्क्स आया हुआ था। और अगर रैंक पे इनकी बात करें तो उस समय इनकी रैंक जो थी वो 3rd थी। तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्कोर वो नीट के फाइनल एग्जाम में जाके कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका? मतलब फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो ये है कि फाइनल एग्ज़ाम में मैंने सर से जब बात करके गया था कि सर फाइनली मैं जा रहा हूँ पेपर देने, तो सर का सिर्फ एक ही कहना था कि तुम्हारा सारा रिज़ल्ट को एनालाइज करते हुए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम हमेशा आसान पेपर में ज़्यादा स्कोर कर पाते हो तभी जब तुम ज़्यादा अटेम्प्ट ले पाते हो। क्योंकि मेरा हमेशा से रहता था कि कम अटेम्प्ट लूँ और सही लूँ, कोशिश करूँ कम से कम नेगेटिव करूँ। पर सर का ये कहना था कि तुम ज़्यादा अटेम्प्ट रखो, कुछ गलत भी होगा तो तुम फाइनली पॉजिटिव में ही रहोगे। तो सर ने फाइनली बहुत सही गाइड किया था। और नीट 2019 का पेपर आप भी देख पा रहे होंगे, या अगर आपने देखा होगा तो जैसा कि आपने मेरा रैंक भी देखा होगा कि कहा 666 पे मेरा रैंक ऑल इंडिया 319 था, पर कैसे 668 लाने वाले का रैंक 280 पे आ गया था। मतलब 2 मार्क्स के डिफरेंस में इतना हाई रैंक, इतना हाई मार्क्स में भी इतना शफलिंग हुआ। तो द रीज़न इज़ ओनली दैट कि अब फाइनली पेपर आसान हो जाने से बहुत ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं, तो आपको फिर अपने उस पेपर के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। जैसे कि अगर पेपर आसान है तो आपको तुरंत से पता चलना चाहिए कि यार आसान पेपर है, मतलब जल्दी जल्दी पूरा बनाना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रख पाए, जो कि आपको फिर रैंक दिलाएगा। इस बार का मतलब बहुत सारे दोस्तों का जिन लोगों का नीट नहीं हुआ या कुछ मार्क्स से रह गए,
तो उन्होंने उनसे भी मैंने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि यार मैंने तो 650 का अटेम्प्ट लिया था, 580 का अटेम्प्ट लिया था और मैं खुश था कि 550 मार्क्स भी मेरा आ जाएगा, फाइनल है और उतना सफिशिएंट है ये सिलेक्शन पाने के लिए। पर हमेशा ये मार्क्स के बेसिस में सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन हमेशा रैंक के बेसिस में होता है। तो अगर पेपर आसान है तो ज़्यादा बच्चे भी कंपटीशन में आ रहे हैं ना, तो उस वजह से आपका रैंक पीछे जाएगा तो सीट तो रैंक वालों को मिलेगा ना। तो मेरा उनसे यही एक्सपीरियंस लेने का था कि मतलब हमेशा प्रिपरेशन पेपर की स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। आपको इतना रैंडम और फ्लेक्सिबल होना है पेपर में कि आप पेपर को देख के एनालाइज कर पाए कि यार बायो मेरे को विदिन 20 मिनट्स बनाना है, 30 मिनट्स बनाना है, कि बायो मतलब किस लेवल तक दिया गया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री मतलब पेपर देखकर अगर आप एनालाइज कर पा जाते हैं तो उस टाइम में ये आपको लगभग से लगभग 40-50 मार्क्स का इंक्रीज़ दे सकता है, जो कि मुझे लगता है कि रैंक से सिलेक्शन से रैंक और रैंक से टॉपर बनने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वही पेपर के टाइम में ही आता है। तो मेरा केवल एक ही कहना है कि एकदम फ्लेक्सिबल रखे, एकदम शांत मार्क्स दिमाग से एग्ज़ाम को दे, एकदम प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोलने की बात है, प्रेशर तो फील होती है, पर मैं वो भी बताऊंगा कि मैंने प्रेशर हैंडल था, पर एकदम शांत दिमाग से देने का कोशिश करें ताकि आप उन लोगों को पिछाड़ पाए जो ज़्यादा मेहनत किए पर प्रेशर के चलते परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसा कि मैंने 2018 नीट में जैसा मेरे साथ हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस 11th के बच्चे भी कर रहे हैं, 12th के भी बच्चे कर रहे हैं कि स्कूलिंग करना ज़रूरी है या फिर नॉन स्कूलिंग के थ्रू जाना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे इनसे जवाब लेने का। आपके कुछ कलीग भी दिख रहे हैं जो कि कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें आशुतोष भारद्वाज दिख रहे हैं, आदित्य पाठक दिख रहे हैं, इनके ये कलीग हैं और सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका आंसर हम लोग लास्ट में इनसे बात करके जानेंगे कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। बट अभी हम लोग क्योंकि हम लोग क्लास के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं 2020 के जो नीट देने वाले हैं 21, 22 में, तो पहले उन लोग का बात करें। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम लोग घर से फोकस नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो इसे कैसे करना चाहिए? आप क्या किए थे? आपके पास फ़ोन्स का जो उस समय था, कौन सा फ़ोन रखते थे? स्मार्टफोन तो हमें नहीं लगता है कि रखते होंगे भी, लेकिन आज के टाइम में ये हाल हो गया है कि पहले हम लोग बोलते थे कि आपको मोबाइल नहीं रखना है, क्लास में मोबाइल यूज नहीं करना है, हॉस्टल में नहीं रखना है, और आज के टाइम में बोल रहे हैं कि नहीं मोबाइल पे ही सारे क्लासेज होंगे। तो आपको इस टाइम पे यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप क्लास को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे जानते हैं प्रकाश से। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा स्मार्टफोन नहीं रखा करता था, मैं हमेशा अपने साथ एक स्मार्टफोन रखा करता ही था, क्योंकि स्मार्टफोन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने हमेशा से उसका पॉजिटिव पॉइंट ही ढूंढा कि यार अगर कभी कुछ डाउट आ जाए तो एक बार गूगल पे क्वेश्चन डाल देने से वो सीधे आंसर बता देता था। क्योंकि एट प्रेजेंट हो सकता है आप अगर अकेले बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो, आप दोस्त के साथ ना बैठो या टीचर्स ना अवेलेबल हो, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो उसका प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल आप उस जगह पर अगर आपको नहीं मिल पाता है तो वो आपका एक तरह से रैंक पे या आपका बोल लीजिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। तो हमेशा से मैंने स्मार्टफोन तो यूज़ किया ही, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सोशल मीडिया से दूर था, मैं उसमें भी रहता था इन्वॉल्व। बट ये है कि मुझे एक लाइन पता था कि इस लाइन को खाली क्रॉस नहीं करना है, हमेशा एक इंटरटेनमेंट लेवल तक रहना चाहिए, और नहीं तो वो आगे जाके डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बन जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपसे कि प्रिपरेशन में मोबाइल को अभी के टाइम में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी दे रहे हैं, तो आप भी दें, और एक जाने कि मोबाइल को किस हद तक यूज़ करने से आप किस लेवल तक आप अपने आप का तैयारी आपका पॉजिटिव मतलब प्लस कर सकते हैं तैयारी को। जैसे आजकल मोबाइल में सीधे व्हाट्सएप में फ्रेंड्स को भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आपको कोई भी अलग माध्यम से कॉल करके वीडियो चैट, और सर लोग से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल को इसी तरह से यूज़ किया था, और मेरे हिसाब से अभी आप एक्सक्यूज़ ना ढूंढें। मतलब ये ज़रूर है कि आप घर में बैठे आपको लग रहा होगा कि यार घर में तैयारी नहीं हो पा रही है,
पर नीट तो ये सब नहीं देखने वाला ना। नीट को सिर्फ उनसे मतलब है जो बच्चे रैंक दे रहे हैं और वो जाके सीट ले रहे हैं। तो जो बच्चे एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं या जो बच्चे हैं कि करना चाह रहे हैं मेहनत, पर हो सकता है कि मोबाइल उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, या हो सकता है कोई मोबाइल ही नहीं रखे हो तो उनको प्रॉब्लम हो रहा हो कि यार कभी नेट नहीं है, कभी मोबाइल नहीं चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपना एक सही सा डायरेक्शन सा रास्ता सोच सकते हैं और उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप अभी एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे तो अभी 2 महीने का समय है, मतलब भले ही थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहा करते थे मेरे टीचर्स मेरे टाइम में कि एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता। नीट को उससे मतलब नहीं है कि आप कितना ड्रॉप लिए हैं या आप कितना मतलब किस फेज से गुजरे हैं, आपका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब आपका मेंटल भी स्टेटस कैसा है, हेल्थ प्रॉब्लम कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि वो पेपर में 3 घंटे का आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं और उससे कितना रैंक आ रहा है और उससे आपको क्या कॉलेज मिल रहा है। तो मेरा केवल और केवल यही कहना है कि अभी अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना रखिए और एक्सक्यूज़ कम से कम ढूंढ कर आप अपने मोबाइल को, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को और भी अगर कुछ गैदरिंग कर सकते हैं तो वो कर आप अपना डाउट सेशन एक अपने ही में रख सकते हैं, जो फ्रेंड्स आपके लेवल के हो, आपको अच्छा समझा पाते हो। जैसे हमारे टाइम में भी हम लोग ने ग्रुप स्टडी करना ही प्रेफर किया था, शुरू में भी करते थे और सर लोग भी बोला करते थे कि अभी के टाइम में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप अपना माइंड को ही बार बार एक्सरसाइज दे रहे हैं और वो माइंड आपको नीट में मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करेगा। तो मतलब अभी आप जैसे हम लोग का रहता था शुरू में लाइब्रेरी में, यहाँ पे लाइब्रेरी का फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठा करते थे और कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट होता था तो सर लोग हमेशा डाउट चैम्बर में बैठा करते थे। पर हमें जनरली डाउट होता था तो दोस्त लोग के साथ बैठा करते थे, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे और हम लोग का टारगेट हमेशा ये रहता था कि 45 मिनट्स रखते थे और टाइमर लगा के सब अपने अपने जगह बैठकर सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ, और किसी को कोई नया पॉइंट मिला तो आजकल का ज़माना में सेल्फिश तो सभी रहते हैं, पर हमारे एक ग्रुप में ऐसा दोस्ती था कि कोई सेल्फिश नहीं था, किसी को कुछ नया पॉइंट मिला तो लोग आके शेयर करते थे, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं तो उन्हें भी रिवाइज़ हो रहा है और वो भी एग्ज़ाम में उसका इफेक्ट ले पा रहे हैं और वो आपको भी अपने तरफ खींच रहे हैं कि तुम भी ये पॉइंट देखो, एग्ज़ाम में हिल पाया तो बहुत अच्छा। तो सेल्फिश बने कहीं कहीं पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फिश ना बने, लेकिन जो आपके साथ हमेशा से सही है वो पाथ को हमेशा ना छोड़े, मतलब सही रहे। जैसे डाउट का भी हम लोग का रहता था स्टूडेंट्स लोग में आपस में डिस्कस करके, तो हम लोग 4 तरीक़ा से डाउट को बनाते थे कि मेरा कुछ तरीका था या मैंने कहाँ गलती किया, तो मैं दोस्त लोग से पूछा करता था कि यार मैंने कहाँ गलती किया वो बता, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैं सही जा रहा हूँ। वो बताता था यार ये वाला अगर ये क्वेश्चन में ये चेंज करता तो हो सकता है तुम्हें ये यूज़ आता। तो इससे आप 2 चीज़ और सीखे भी एक्स्ट्रा और 4 लोग का डाउट आपको भी नया मिला, तो इससे आपका रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाता था और एक तरह से सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती थी। तो ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर आपको जब नीट में बैठेंगे एग्ज़ाम देने असली, तो वो प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा कि आपका क्वेश्चन कितना हद तक देखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एकदम नया है तो वो आपको एक तरह से डर ही प्रोवाइड करेगा कि यार ये मेरे से नहीं बनेगा। पर जब आप धीरे धीरे देखेंगे क्वेश्चंस को और पढ़ेंगे, ये पाएंगे कि ये आपका बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को भी मालूम होगा कि अगर बनाया हुआ क्वेश्चन है तो वो आपको एक ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस देगा। तो मेरे हिसाब से उस लेवल पे ही मेहनत करें और उस डायरेक्शन पे ही मेहनत करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, और एक्सक्यूज़ का कम से कम ढूंढे और तो बेटर होगा। चैट में कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि 11th-12th में 11th-12th की तैयारी आपने कैसे की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टाइम टेबल आप कैसे रखते थे, मतलब आफ्टर कोचिंग के बाद आप घर पे जाके उस टाइम को कैसे मैनेज करते थे और कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देते थे? देखिए, मैं भी आपके तरह एक जनरल स्टूडेंट ही रहा करता था। मतलब शुरू में जब मैंने 11th-12th में बायो लिया था तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि नीट में कैसा क्वेश्चन आता है। मैं बस मतलब बायो लेना था तो ले लिया था और ज़्यादा फ्यूचर प्लान कभी मेरा रहा नहीं। तो मैंने स्कूलिंग ही प्रेफर किया था, क्योंकि स्कूल में आप 4 मतलब अगर अच्छी स्कूल में हैं आप तो 4 स्टूडेंट से मिलेंगे तो वो आपके एक तरह से प्रिपरेशन में ही आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं पर, कोई ना कोई लेवल स्टेज पे। तो
मेरा स्कूलिंग ही रहा करता था, तो स्कूल में मेरा भी लगभग रहता था कि कुछ छोटे मोटे क्लास, या अगर कभी नई कुछ पढ़ाई हो रहा है या कुछ टीचर्स नहीं आए हों, तो हमेशा रहता था कि डाउट अगर कुछ है तो वो मैंने दोस्त लोग से क्लियर कर लिया, और या फिर अपने ही कुछ बुक्स लेके चल जाता था, उसे बना लिया करता था। क्योंकि ट्यूशन भी जाना है, फिर स्कूल भी जाना है, तो आते आते ही इतना रात हो जाता था कि मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ समय बचता था। और उस समय में मैंने 1 घंटा भी निकाल लिया तो मुझे दिखता था कि ठीक है, बहुत हो गया। पर फाइनली मैंने लास्ट में एनालाइज़ किया कि नीट को इससे मतलब ये भी नहीं है कि आप किस फेज से, मैंने जैसा आपको बताया कि आप क्या जा रहे हैं, किस फेज से है। तो वही है कि स्कूलिंग मेरे हिसाब से बेटर रहता है, बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है सोचने का। और बस ये है कि स्कूल में आप किस तरह से काम करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह से टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बोर्ड स्टडीज़ के लिए भी बहुत जन को रहता है कि बोर्ड और नीट अलग अलग है, ऐसा जो नया नया लोग फ्रेशर्स लोग ऐसा मान कर चलते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड और नीट दोनों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि दोनों एनसीईआरटी पूछते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप बोर्ड में भी पढ़ कर कवर अप कर ले रहे तो आपको नीट के लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फिर तो बोर्ड में मैंने यही किया था, अपना बायो को और बाकी अदर ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को भी इस लेवल तक एनसीईआरटी पढ़ लिया था कि मुझे लगा कि अब एक सफिशिएंट है कि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूँगा। पर फाइनली मैंने एनालाइज़ किया कि स्पीड और एक्यूरेसी कम होने की वजह से मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था एग्ज़ाम में। तो अगला साल जब मैंने ड्रॉप लिया तो एक प्रेशर के साथ ही रहता है कि आप एक ड्रॉप ले रहे हैं, एक क्वेश्चन से चूक गए हैं, तो उस प्रेशर से उभरने में भी टाइम लगता है, और उसमें भी मैंने अपना 2 महीना खो दिया था। उसके बाद जब मेरे कई दोस्तों ने मुझे पॉजिटिव किया, मेरे घर वालों का सबसे बड़ा रोल था कि मम्मी पापा हमेशा आगे से आगे रहा करते थे कि कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से रह गए हो तो अगले बार मेहनत करोगे तो और अच्छा ही परफॉर्म करोगे। दोस्त लोगों ने तक लास्ट तक ये बोलते रहा था, और आज मुझे नहीं लगता है मैं इतना बड़ा रैंक हासिल करने वाला आदमी बन पाता अगर उन लोगों का सपोर्ट ना हुआ करता। तो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप डाउट तो अगर आपको आया तो उस टाइम कितना जल्दी डाउट क्लियर होता है वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते थे डाउट के लिए, टीचर्स नहीं भी रहा करते थे तो फ़ोन पे आप पूछ सकते थे, या टाइम दे देते थे टीचर्स कि आप अपना डाउट रख ले और 1 घंटा हम इस दिन आपको टाइम देंगे, उस दिन आप सारा डाउट पूछ ले। इनफैक्ट क्लास में ही डाउट क्लास रख लिया जाता था तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी डाउट को लेकर। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, सराउंडिंग हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया, ये सब बहुत इफ़ेक्ट करता है। और मतलब मुझे लगता है कि अगर आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपको खाना प्रोवाइड करना, कि घर में तुरंत खाना बना होना चाहिए। मम्मी को भी ऐसा रहता था कि मम्मी तुरंत खाना बना के रखी है, मम्मी को भी मालूम है कि आधा घंटा बाद फिर से ट्यूशन है इसका, फिर से वो निकलेगा तो फिर आएगा रात में, तो कभी टिफ़िन पैक करना हुआ तो वो भी। तो ये सब बहुत छोटे छोटे चीज़ है, पर ये सब है जो आपका मतलब अपना मेहनत जो है वो 40% मैं काउंट करता हूँ, और बाकी इन्वायरमेंट और आपका मेंटल स्टेट, क्योंकि मेंटल स्टेट इन्वायरमेंट से ही हार्म या पॉजिटिव जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये इन्वायरमेंट आप अपने लिए कितना फ्रेंडली कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स से भी कि आप अपने बच्चे को हमेशा इस टाइम पे, प्रेशर तो सभी देते हैं, पर अगर आप अपना बच्चे को प्रेशर रिलीज़ करा सकते हैं किसी भी तरह से तो मुझे लगता है आपको वो कदम उठाना चाहिए। और आप हमेशा से हमेशा, मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मतलब इतना सॉफ्टली कोई भी चीज़ को बोला जाए कि आपको ख़राब भी ना लगे और आप उस तरह मेहनत भी करें, और मतलब एक तरह से मोटिवेशन भी मिले आपको। तो घर और ट्यूशन जो कि आपका एक तरह से पहला घर और दूसरा घर बोल सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ है जो आपका एक तरह से रैंक डिटरमाइन करता है नीट में। बाकी आपका प्रिपरेशन तो मैंने पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, पर रैंक मुझे इसी साल क्यों मिला? तो इस साल का केवल और केवल सबसे बड़ा मैं देना चाहूँगा इन्वायरमेंट को, कि एक इन्वायरमेंट था जो फ्रेंडली था, जिसके वजह से आज यहाँ बैठकर आपको गाइड करने का मौका मिला मुझे। कुछ बच्चे का आ रहा है, आप नॉन स्कूलिंग से थे या स्कूलिंग से थे? अगर स्कूलिंग से थे तो किस स्कूल से थे? जैसा मैंने बताया कि स्कूलिंग तो मैंने किया था, और मेरा स्कूल डीएवी कपिल देव था, और मतलब यहाँ पर मेरे कई दोस्तों ने भी लिया था, ये सोचकर मैंने भी लिया था, और फिर हम लोग चारों का ग्रुप था
एंड हम लोग आपस में बात किया करते थे और तैयारी किया करते थे। तो स्कूल रहे चाहे ट्यूशन रहे, सब जगह एक साथ रहते थे, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आया कभी। पर ये आपका अपना अपना प्रिपरेशन भी, स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि अगर आप घर में बैठकर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं तो आप नॉन स्कूलिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। मतलब ये बोथ साइड से भी देखा जा सकता है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, पर ये आपका अपना होना चाहिए मेरे हिसाब से डिसीजन। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, निगेटिव मार्किंग को कैसे कम किए थे आप? देखिए, नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बताऊं तो शुरू में मेरा भी, मतलब अगर आपने वो देख पाया होगा तो अगर ये चार्ट में, तो उसमें मेरा नेगेटिव देख पाइएगा तो 42 नेगेटिव तक भी मैंने किया है। 42 क्वेश्चंस को भी मैंने नेगेटिव किया। तो मतलब ये है कि मैं आप ही की तरह एक जनरल स्टूडेंट था जो आप ही की तरह गलती किया करता था, पर बस फ़र्क मुझे नहीं पता कहा, पर एक धीरे धीरे कर कर जो मैंने एनालाइज़ किया पेपर को कि क्यों आखिर में नेगेटिव हो रहा है या क्या पॉइंट है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मैंने टीचर से भी सलाह ली। तो उनका ये कहना था कि तुम्हारे स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम है कि तुम क्वेश्चन स्पीड में पढ़ते हो, तो वो छोटा छोटा पॉइंट्स नॉट हो गया, इफ़ दैट, इफ़ बट, वो सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, वो सब नहीं पकड़ पाते। तो थोड़ा सा कम स्पीड करो। मेरा भैया का भी हमेशा यही कहना था, क्योंकि उनका भी साइंस बैकग्राउंड था, सेम ये लेवल पे थे, तो उनको लगता था कि यार ये सब मैंने गलती क्या की हैं तो तुम ना दोहराओ। तो वो हमेशा अपना भी गलतियाँ बताते रहते थे। तो उनका भी यही कहना था कि तुम कम से कम प्रेशर लो और कम से कम ये करो, नेगेटिव ये क्वेश्चंस कम से कम आराम से स्पीड में ना पढ़ के आराम से पढ़ो। तो ये प्रेशर जो सबको ही मालूम है कि प्रेशर कम चाहिए, पर मैं अपने टाइम में जो ये लगाता था मेथड, वो ये था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कुछ नहीं पढ़ा करता था ज़्यादा। मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा ये रहा करता था कि बस जो पढ़ लिया है ठीक है, सफिशेंट है, और जो नहीं पढ़ा है तो वो एग्ज़ाम में देख लूँगा कि अगर बन पाया तो ठीक है, और नहीं बन पाया तो बिना बनाए या बिना पढ़े मैं कैसे मार सकता हूँ क्वेश्चन को। तो मतलब आपका एग्ज़ाम में सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो उस हिसाब से भी आपको अपने आप को, ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया था उन लोगों के, मतलब बाकी लोग के दिए हुए गाइडेंस पे। तो मैंने पाया कि आपको अगर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन देखने का हैबिट लग जाता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैंने जब नया क्वेश्चन देखा तो मुझे लगता था यार ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो कई बार मैंने बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व किया, कई बार मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, कई बार मैंने केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया जितना मुझे आता था, और डिफरेंट लेवल्स में तैयारी करके देखा कि कौन सा पेपर और कौन सा पैटर्न मुझे सूट कर रहा है पेपर सॉल्व करने में, जिसे अगर मैं नीट में कम्पीट करूं तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक दे पाए। तो वो सबका अपना अपना हो सकता है, वो उसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आप अपना नया नया पैटर्न पे क्वेश्चन बना कर देखिए। एक बार सारा क्वेश्चन बनाइए, एक बार जितना कॉन्फिडेंट है उतने ही क्वेश्चन बनाइए, एक बार धीरे पढ़ कर देखिए, स्पीड पढ़ कर देखिए, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ कर देखिए, कोई पेपर को 4 लेवल पर बना कर देखिए। शुरू लेवल पे जैसे मेरा ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका था कि फर्स्ट लेवल पे मैं वही पेपर बनाता था, वही क्वेश्चंस बनाया करता था जो मुझे लगता था ये आराम से बन जाएगा, और ये इससे आराम से मैं विदिन 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स आंसर ले आऊँगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन बन भी जा रहा है और आप उसे 2 मिनट भी दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ही है। तो मैं हमेशा से यही ट्राई करता था। और ये क्वेश्चंस मतलब नीट में तो ऐसा रहता था कि आप अगर बेसिक लेवल प्रिपेयर किए हुए भी है तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट गो में लगभग 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लीजिएगा। तो आप ये देखिए कि विदिन 2 आवर्स आपने 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया और आपने सिलेक्शन अश्योर कर पाए। तो सिलेक्शन आपका अश्योर हो गया, अब आपको मेहनत करना है रैंक के ऊपर। तो सेकेंड राउंड में जब दौड़ाता था पेपर का तो उसमें मैंने वो को मार्क करके चला करता था जिसमें मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मैं बना लूँगा पर अभी टाइम ज़्यादा लेगा। तो मैंने वो सब क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड में सॉल्व किया, और उसके बाद थर्ड राउंड में मैंने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो मुझे लगता है कि यार 70% चांस है सही होने का, या मेरा गट इंस्टिंक्ट कह रहा है, या ऐसा लग रहा है मुझे रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ले नहीं ले। मतलब ये आखिरी का हाफ एन आवर के पास आपके हाफ एन आवर लगभग टाइम बच जाता है आपको ये सब सोचने के लिए। तो उसमें फिर हो जाता है कि वो लास्ट मोमेंट का जो थर्ड राउंड प्रिपरेशन है या थर्ड राउंड जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो वो आपको रैंक प्रोवाइड करेगा एक तरह से, अगर आपने उसमें भी अच्छा कर लिया
तो 3 लेवल ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अपने तरफ से कि इसे आप कर कर देखिए और बाकी तरह को भी, बाकी पैटर्न को भी अप्लाई करें। इसमें से आपको जो भी सही लगे उसे आप फॉलो करें, ना कि मैंने जो फॉलो किया है उसे करें, क्योंकि सब बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो वो स्ट्रेंथ में आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या आपका माइंड ज़्यादा ग्रास्प करता है उस पर डिपेंड करता है। और ये नेगेटिव को कम करने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रीज़न है कि अगर आसान क्वेश्चन आप पहले ही बना लेते हैं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस से आप हार्ड क्वेश्चन भी पढ़िएगा ना, तो आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन बन जाने का, जो कि एक तरह से आपको रैंक ही इंक्रीज करने में काम आएगा और नेगेटिव कम होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें लगता है थोड़ा आपको शॉर्ट आंसर करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और हम लोग काफ़ी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा आपको शॉर्ट करना पड़ सकता है। कुछ बच्चे का ये आ रहा है क्वेश्चंस कि पेपर का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और नीट 20 में कैसा पेपर का चांसेस है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी आप कितना क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखे थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी वो क्वेश्चंस? कि पेपर स्ट्रैटेजी सब बच्चे का अपना अपना हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था। तो मैं जो फॉलो करता था मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो प्रिपेयर किया था, सबसे पहले बायो बनाया करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। इसके पीछे का मेरा रीज़न भी था क्योंकि बायो 90 क्वेश्चंस है, 50% ऑफ द पेपर है। तो अगर आप एक बार जल्दी कवर कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार, अब मेरा एक बार का ज़्यादा मार्क्स तो अटेन कर लिया हूँ मैंने, लगभग 300, 320, 330 जितने भी मार्क्स है, जो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स क्योंकि बायो ही प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद मैं जाता था केमिस्ट्री पे, क्योंकि मुझे लगता था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वैसा चीज़ है जो आपको रटा हुआ भी है या थोड़ा समझा हुआ भी है तो आप जल्दी बना सकते हैं। और फिजिकल ऐसा चीज़ था जो अगर थोड़ा कैलकुलेटिव रहा तो मैं छोड़ दिया करता था, बाकी अगर थोड़ा आसान सा कैलकुलेशन तो मैं बना कर आगे बढ़ जाया करता था। और फिज़िक्स में जो बिना कैलकुलेशन वाला पार्ट था उसे मैं पहले बनाया करता था, और उसके बाद जो लीस्ट कैलकुलेटिव है वो, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट को देखा करता था। और लास्ट मोमेंट में मैंने वो जो क्वेश्चन छूट गया है मेरे से, उसे बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता था 20-30 मिनट्स बच जाए। पर ऐसा मेरा नॉर्मल एग्ज़ाम में तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल एग्ज़ाम में ऐसे भी 2.5 आवर्स लेके चलता था। पर नीट में मेरा लास्ट 15 मिनट्स बच गया था, तो मैंने वो सब क्वेश्चन को भी ध्यान दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आखिरी मिनट में मैंने आखिरी के 5 मिनट्स में मैंने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि 4 क्वेश्चंस में अचानक स्ट्राइक किया था मुझे कि यार ये सर ने बताया था, ऐसे करके बनाया था। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर आंसर आ जाता है तो मार देता हूँ, वरना मेरा जितना मुझे आता था मैंने पेपर पर उतार दिया। तो वो किया था और उससे सही इफ़ेक्ट भी हुआ और मेरा आंसर भी आया। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। एनटीए का अभी एक मॉक टेस्ट उन्होंने करा रहा अपने वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए क्वेश्चंस आ रहा है कि उसका जो पेपर आ रहा है वो थोड़ा टफ भी आ रहा है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ रहा है। तो क्या चांसेस है 2020 का जो नीट होगा उसमें सेम उस पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होगा, या फिर वो सिर्फ मॉक टेस्ट एक तरह से ले रहे हैं? देखिए, मॉक टेस्ट हमेशा आपको हर तरह से प्रिपेयर करने के लिए होता है, पर क्योंकि ये एनटीए ले रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि, मतलब मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ ये बात को बताने के लिए कि कैसा पेपर इस बार एग्जैक्टली आएगा। पर मैं जैसा सुन पा रहा था, अपने टीचर से भी मैंने पूछा था, तो उनका यही कहना था कि इस बार पेपर हार्ड ज़रूर दे रहा है शुरू में, हो सकता है कि नॉर्मल ही पेपर दे। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल प्रिपेयर्ड है तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतना ये सब छोटे मोटे अगर कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उससे डरने का, क्योंकि अगर वो आपके लिए हार्ड है और अगर आप एक ओवरऑल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बाकियों को भी हार्ड लग रहा होगा। तो असली पेपर में भी बाकियों को हार्ड लगेगा, तो रैंक का बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो सकता। और बात करें जो वैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका शुरू में डीमोटिवेटेड होंगे और अभी लग रहा होगा कि यार प्रिपरेशन मैंने चालू किया है, तो वो लोग भी अगर बेसिक लेवल प्रिपरेशन भी करते हैं तो मुझे लगता है एनटीए लगभग कैलकुलेशन ज़रूर ज़्यादा दे सकता है, पर क्वेश्चंस का लेवल सबको मान कर ही लेके चलेगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है, बट पेपर जैसा पहले आता था उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं अभी, ज़्यादा क्वेश्चंस एनटीए को लेके भी आ रहा है, और कुछ ये अभी के टाइम पे फिजिक्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कैसे हम मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 40 डेज 50 डेज का जो टाइम बचा हुआ है रिमेनिंग, क्योंकि 26 जुलाई को ये एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है, तो इस पीरियड में हमें क्या कुछ करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चंस बनाना चाहिए, पर डे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और एक चीज़ और भी ये क्लियर है कि जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, या हमारे यहाँ पे भी जो टेस्ट दे रहे हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं, तो हम भी रिजल्ट्स देखते रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें दिखता है कि जिन बच्चों को ऑफलाइन में 50% आ रहा था वो ऑनलाइन में 80% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रियल रिजल्ट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि 50% है तो वो 60% जा सकता है, 65% जा सकता है। लेकिन हमें कुछ बच्चों से जो क्यूरीज मिले और जो जिन्हें पता चला, वो पैरेलल पे दो मोबाइल रखते हैं, एक मोबाइल से आंसर करते हैं और दूसरे मोबाइल से उसका आंसर निकालते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसलिए मार्क्स देख के भी आपको ये नहीं होना चाहिए, रैंक देख के नहीं कि हमारा रैंक इतना पीछे जा रहा है, ऑफलाइन में हमारा ये मार्क्स रहा करता था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी ऑनलाइन के मोड पे सारे एग्जाम्स का प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी आप ज़्यादा मार्क्स ला के अपने आप को अभी तो ज़रूर बाकियों की नज़रों पे उठा लीजिएगा, पर जब असली पेपर होगा और उसमें आपका कम मार्क्स आपके दोस्त देखेंगे तो एक तरह से आपको इंसल्ट भी फील हो सकता है, इन्फीरियर फील हो सकता है कि लोग ज़रूर ये कहेंगे कि यार तू तो बहुत अच्छा मार्क्स लाया करता था, क्या हो गया अचानक से। तो इस टाइम में ये फ्रॉड करना कि आप पेपर देख रहे हैं, उधर से आंसर लिख रहे हैं, तो अभी के टाइम में वो आप अपने आप से ही चीटिंग करें एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि उससे नीट को ना बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। वो फ्यूचर आपका है और आपको अपने आप से ही वो पूछना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप ट्रूथफुल मेहनत कीजिएगा ना, मेरे हिसाब से उतना आपको इफ़ेक्टिव। अब कई बच्चे जो ज़्यादा मतलब डिज़र्विंग है लेकिन वो रैंक नहीं ला पा रहे, वो आपके वजह से भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरा आंसर की कहीं से मिल गया हो या आप आंसर देख के सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए हो, तो उन्हें लग रहा होगा कि यार मैंने इतना मेहनत किया फिर भी नहीं आ पा रहा है, मेरा रैंक मार्क्स नहीं आ पा रहा है। तो पेपर का लेवल वो तो बाकियों को देख कर चलेंगे ना कि पेपर का लेवल तो आसानी दिख रहा है क्योंकि सब मार्क्स ला रहे हैं, मैं ही नहीं ला पा रहा हूँ। तो एक तरह से आपसे अपना किया हुआ फ्रॉड है। तो मैं चाहूँगा इसे आप मिनिमाइज़ जितना कर पाए उतना बहुत आपके लिए ही बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। और बाकी क्या था वो एक और भी क्वेश्चन आ रहा था जो आदित्य राज पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं हम 36 टाइम्स आपसे पूछे हैं, अभी तक आंसर नहीं दिए, तो सबसे पहले इन्हीं का आंसर दिया जाए। देख नहीं पा रहा हूँ। इनका ये पूछना है कि जो क्लास नोट्स होता है वो इफेक्टिव होता है या नहीं होता है। क्लास नोट्स मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा करता था, पर वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेते हैं। क्लास में तो टीचर हमेशा ओवरऑल प्रिपरेशन ही कराएंगे आपको, एक पूरा टॉपर का लेवल से लेके एक बेसिक लेवल सिलेक्शन तक के लिए। तो आपको उसमें से आपके माइंड के हिसाब से कितना आप ले पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा क्लास नोट्स में क्लास सुना करता था, क्लास नोट्स एक बार पढ़ लिया करता था, पर हमेशा से उसे मैं रिवाइज़ नहीं करता था ज़्यादा करके। मतलब मैं हमेशा वही बुक फॉलो करता था जो मुझे लगता है कि फॉलो करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन और मार्क्स की तरफ लेकर जाएगा, और वही सब टॉपिक उठाया करता था क्लास नोट से जो मुझे लगता है पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो सब कुछ क्वेश्चंस वो सबसे रिलेटेड भी पूछा गया है। और बाकी जब आप क्वेश्चंस सैम्पल पेपर बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो वो सबसे भी आपका थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रिपरेशन हो जाता है लेवल पे। तो एक बेसिक लेवल और एक मतलब मीडियोकर लेवल प्रिपरेशन आपका हमेशा से रहेगा। और थोड़ा सा रैंक अप राइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि वो छोटा मोटा ही तैयारी देखना पड़ता है कि प्रेशर कैसा है आपका एग्ज़ाम देने टाइम में, क्योंकि वो 3 घंटे का पेपर है। तो आप 1 सेकंड देखिएगा तो आपके कई दिन रात आपने एक किया होगा तो वहाँ का वो 1 सेकंड है। तो वहाँ के एक सेकंड आपको एज अ यूज़फुली लेना होगा, तब जाकर फाइनली आप एक रैंक पर उतर पाएंगे। एक क्वेश्चन है, भैया आपको स्मार्टफोन किस क्लास से मिला था। मुझे स्मार्टफोन मिल गया था 9 क्लास से ही, और उसमें पापा मम्मी को भी मालूम था और एक भरोसा कह लीजिए कि वो लोग ने भी हमेशा देखा कि नहीं ये जो भी यूज़ करता है हमेशा सही डायरेक्शन में यूज़ करता है, तो इसे दे देना चाहिए। और मतलब वो आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आप उसे कैसे लेते हैं, तो आप उसका गलत फ़ायदा भी ना उठाए कोई भी अगर आप पे भरोसा कर रहा है तो मैंने भी कुछ इसी तरह से यूज़ किया था। तो स्मार्टफोन से मतलब नहीं है, मतलब उससे है कि आप उसे यूज़ में कैसे ले रहे हैं। अगर आप उसका गलत यूज़ किए तो वो आपके लिए अभी से डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है,
और अगर आप उसे यूज़फुल वे में लेते हैं तो वो अच्छा से आपका रैंक ला सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी के लिए आफ्टर कोचिंग के बाद जो आप सेल्फ स्टडी के लिए घर पे जो करते थे, तो सेल्फ स्टडी रात में जो आप करते होंगे उसमें कितना लेट नाइट आप पढ़ते थे, और फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप नींद भी कैसे मैनेज करते थे? देखिए, इसमें मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ अपने टाइम में देखा करता था। मुझे लगता था यार टॉपर लोग हुआ या कोई भी रैंकर्स है वो किस तरह मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ते होंगे या दिन भर पढ़ते हैं। तो जनरली मैंने ये पाया कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस टाइम को लेके ज़्यादा सूटेबल है। कई बच्चे रात में प्रिपेयर करने में मतलब अपने आप को सक्षम पाते हैं, कई बच्चे सुबह प्रिपेयर करने में। तो मैं सुबह वाले में ज़्यादा मतलब मानता था, क्योंकि मुझे लगता था सुबह आपका माइंड फ्रेश है तो आप उठे, थोड़ा देरी ये मतलब ताज़ा हवा लिया, उसके बाद फिर बैठ गए अगर आप कुछ क्वेश्चंस बनाने या कुछ पढ़ने नया टॉपिक, तो वो जल्दी जाता था माइंड में और थोड़ा फिक्स हो जाता था, और बाकी दिन भी आपके पास बच जाता था उसको रिवाइज़ करने के लिए। तो कोई नया चीज़ पढ़ा, उसको रिवाइज़ किया और बाकी भी चीज़ देख लिया। कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है तो उसको नीट के टाइमिंग में बना लिया कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज में आ पाए। तो ये सब चीज़ मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था। हो सकता है आपके लिए वेरी करे। एक और क्वेश्चन आ रहा है, HC वर्मा आपने किया था या नहीं किया था, या हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने लगभग जब नीट 2018 में मैंने पेपर दिया था तो HC वर्मा बनाया था, और उसमें मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है। और अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना, जो मुझे एम्स में ज़्यादा काम आया बोल लीजिए नीट से, क्योंकि नीट में बेसिक लेवल ही पूछा गया था तो उतना हाई कभी गया नहीं। तो HC वर्मा का शुरू का 20 से 30 क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आपका बेसिक लेवल प्रिपरेशन में ही है। तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि अभी के टाइम में जितना आप MCQ लेवल प्रिपरेशन करेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है। तो HC वर्मा में MCQ पार्ट भी दिया हुआ है, तो उसमें 2 पार्ट था, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 अब मैं चाहूँगा कि मतलब मैं अपने टाइम में उसे बनाया नहीं था, पर जब मैं बाद में देखा तो उसमें देखा कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए कंसेप्चुअली, तो वो सब आप बना सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे मेरे टाइम में प्रिपेयर करना था तो एम्स के बोल के ज़्यादा फ़ायदा था HC वर्मा बनाना। पर अब तो क्योंकि नीट और एम्स एक जगह आ गया है तो आप MCQ प्रैक्टिस ही ज़्यादा करेंगे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फ़ायदा रहे। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप में वेरी कर सकता है, बट आप एक बार या तो HC वर्मा बना कर देख ले। पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है तो मुझे लगता है कम सब्जेक्टिव को कम प्रीफर करके ऑब्जेक्टिव बनाएं, और बाकी कोई भी क्वेश्चन और सैम्पल पेपर को भी ऑब्जेक्टिव मोड में ही लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्योंकि बहुत टाइम हम लोग नहीं लेंगे तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम लोग क्लोज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हम लोग तैयारी करते हैं या फिर जैसे ऑफलाइन में हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं और ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें टाइम का एक डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पेन पेपर का है तो आपको कलर करने में भी लगभग 10 to 15 मिनट्स का टाइम जाता है, जबकि ऑनलाइन में वो टाइम आपका सेविंग होता है। तो जब भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में टेस्ट दे रहे हैं मोड में, तो एटलीस्ट आपका जो टेस्ट पेपर 3 आवर्स का है उसे कोशिश करना चाहिए कि हम लोग 2:30 to 2:40 में फिनिश करें। उतने ही टाइम में आपको फिनिश करना है, तभी जाके आप ऑफलाइन के पेपर पे 3 आवर्स में पूरा का पूरा क्वेश्चंस कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहा है कि फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी था आपका, और एक चीज़ के साथ हम पूछना चाह रहे थे कि आप नीट में कितना स्कोर कर पाए थे, कितना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में करेक्ट रॉन्ग हुआ था, अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। ये मेरा फिजिक्स में 160 था, मतलब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिया था, एक क्वेश्चन छोड़ के सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, और टोटल मार्क्स मेरा 666 था। उसमें 160 मार्क्स फिजिक्स में था, 171 मार्क्स केमिस्ट्री में था, और 330 मार्क्स बायोलॉजी में था। और बायोलॉजी में उसमें भी मेरा जो मिस्टेक्स हुआ उसमें भी कई 2-3 क्वेश्चंस था जो NCERT के थ्रू सॉल्व हो सकते थे, पर मेरा एट प्रेजेंट एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होने के चलते वो मैंने थोड़ा दूसरा ऑप्शन पे टिक कर दिया था, तो वो गलत हो गया। तो ये सब बोल सकते हैं कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। और एक जो जनरल क्वेश्चंस का आंसर मैं ही दे दूंगा, जैसे एग्ज़ाम में वो प्रेशर का क्या चीज़ का पूछा था क्वेश्चन पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हाँ फिजिक्स, तो फिजिक्स में मेरा हमेशा आपको स्ट्रेटजी बता ही दिया था कि
पहले शुरू से बेसिक लेवल से चालू कर कर मैंने हार्ड लेवल तक बनाया था, क्योंकि नीट 2018 से मैंने यही सीखा था कि मैं नीट 2018 में शुरू से क्वेश्चन बनाया करता था। तो फिज़िक्स जब बनाया, तो जब फिज़िक्स का टाइम आया बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स बनाकर, तो मैं शुरू का 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया और उसके बाद 15 to 20 और बाकी सब छूट गया था मेरा। और जब मैंने घर जाके एनालाइज़ किया तो देखा यार इसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और विदिन 20 सेकंड्स, विदिन 5 सेकंड्स, और कोई कोई तो रटा हुआ क्वेश्चन भी था जो मैं सीधे मार देता। तो एक क्वेश्चंस का खाली इफेक्ट था, मतलब डिफरेंस था मेरे और मेरे कॉलेज के बीच। वो आज उतना ये मतलब ना जान पाने के चलते कह लीजिए मैं उतना बड़ा गलती कर गया। तो मैं चाहता हूँ आप ये ना दोहराए। तो ये सबको आप थोड़ा ध्यान में रखें। और बाकी मैं ये 2-3 चीज़ बता देता हूँ जो मुझे लगा और जो मैंने अपने टाइम में प्रिपेयर किया, फॉलो किया। कि जब मैंने पेपर दिया तो जैसे फिज़िक्स बनाता था, फिर एक लंबा सांस लेके, मतलब पहले बायो बनाता था और स्टार्ट करने से पहले भी एक लंबा सांस लेता था और थोड़ा देर हेड डाउन करके पानी वानी पी के उसके बाद स्टार्ट करता था। मतलब वो ये एग्ज़ाम का 1 मिनट गया जो गया, पर मैं उससे ज़्यादा नहीं सोचता था। पर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करता है और आपको माइंड को रन करता है एग्ज़ाम में और आपको पॉजिटिव पॉइंट पे लेके आता है। और फिज़िक्स में भी यही, केमिस्ट्री बनाने के बाद भी मैंने लंबा सांस लेके 2-3 बार और फिर थोड़ा पानी वानी पी के रेस्ट लिया। और केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी यही किया था। तो ये है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार, मतलब पेरेंट्स का चेहरा दिमाग में सामने आ रहा होगा कि लोग इतना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं और आपका तैयारी के ऊपर पूरा घर वाले और बाकी आपके रिलेटिव्स, आपके कई फ्रेंड्स, कोई डिपेंड निर्भर है। तो वो सब चीज़ थॉट आते हैं। तो वो सबको मिनिमाइज़ करने के लिए ही मैं अपने आप को पेपर में इन्वॉल्व कर लेता था ज़्यादा से ज़्यादा, लिख कर या कुछ भी। मतलब मैं ये मानता था कि आप जितना वो सबसे दूर रहिएगा उतना पेपर में आप अपना पॉजिटिव पॉइंट दे पाइएगा और वो आप उतना उसके पास जाइएगा कि अगर आपको पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन है तो आप ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहा है। पर अगर वो आप एक्सपेक्टेशन को सोचेंगे तो वो आपका मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन से आप दूर हट जाएंगे। तो ये सब चीज़ है छोटा मोटा, तो इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिट हो। एक क्वेश्चन है, अंजलि क्वेश्चन की है कि डाइजेशन में बहुत सारे डिजीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट क्वेश्चंस आता है नीट में, इसका क्या आंसर आप दे सकते हैं? मतलब देखिए, मतलब मैं उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ कि आपको बता पाऊँ एग्जैक्टली कि नीट का लेवल कैसा आने वाला है इस बार। मैंने पहले भी कहा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको नीट का पेपर में बाकी सब पैटर्न को लेकर लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो एक बार उस टॉपिक से थोड़ा मोड़ा गुफ्तगू हो लीजिए, वाकिफ़ हो लीजिए कि आपको लगे नया नहीं लगे वो क्वेश्चन, कि उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए तो आप हो सकता है हैंडल कर पाए। और बाकी तो टॉपिक इतना है, पढ़ने के लिए इतना चीज़ है कि ये टाइम उतना सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट आपका पूरा लाइफ सफिशिएंट नहीं है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो उस पर ना ज़्यादा भाग कर आप अगर लाइन पर मेहनत करते हैं, भाई सक्सेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जो मैं कह रहा हूँ, तो लाइन पर अगर आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है आप एक रैंकर बन कर ही निकलें। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स को कैसे मैनेज करेंगे एवरेज बच्चे जो हैं? मैं वही था कि हमेशा शुरू से बेसिक से चालू करता था, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होके कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं हाई लेवल क्वेश्चंस को भी बनाने का हिम्मत मिलता था। तो अगर मैं ये कहूँगा, मेरा भी शुरू में फिज़िक्स उतना अच्छा था नहीं, बट क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बनाया था, कॉन्सेप्ट पता था, तो उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो मैं सिर्फ अपने टाइम में यही करता था कि वो कॉन्सेप्ट को लगाता था क्वेश्चंस में, आसान में पहले लगाकर उसे कंप्लीट करता था और उससे जो मोटिवेशन प्रोवाइड होता था उसे मैं हार्ड क्वेश्चंस पे लगा के उसे सॉल्व करता था। इससे नेगेटिव भी कम होता था और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पा जाता था। तो और बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है इसके ऊपर, तो आप अपना भी पैटर्न एनालाइज कर लीजिए। हो सकता है आपका क्वेश्चन रटने का कैपेसिटी ज़्यादा हो, जैसे कई दोस्तों का था, मेरा क्वेश्चन रट कर भी कईयों ने बनाया कि रट कर मतलब कोई समझते तो थे ही, बट एग्ज़ाम में होता था कि समझा हुआ है पर रटा हुआ है तो आप तुरंत मिल जाता है। तो वो सब भी है, तो वो आपका डिपेंड करता है प्लस पॉइंट क्या है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भी मेहनत करें क्योंकि नीट में वही काम आने वाला आपका। कुछ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन में डेविएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे टाइम भी रहा करता था और मैंने इस पर बहुत बार देखा भी था क्वेश्चंस कि यार लास्ट मोमेंट में, तो कोई मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला नहीं कि लास्ट टाइम में प्रिपेयर कैसे करते हैं।
पर ये ज़रूर है कि लास्ट मोमेंट में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रख सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे जैसा लगता है नीट एग्ज़ाम देने में। तो लास्ट के टाइम में आप एक बार पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर जाइए, सारे चैप्टर्स, और बेसिकली बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और क्वेश्चंस जो आप फिजिक्स का, मैंने जैसे एक बुक बनाया था तो उसमें जो डाउट होता था मैंने उसे पलट कर देखा। ऐसे पूरा टाइम तो नहीं मिल पाता था पलट कर देखने का, पर जितना देख पाया, और बाकी इतना कॉन्फिडेंस ले आया, मतलब बोल लेता था खुद को मनाने के लिए, सिर्फ ऐसे आया तो नहीं था बट मनाने के लिए बोल लेता था कि यार तू कर लेगा, छोड़ना, ये सब क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम में तो तू बना लेगा। और ये कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बैठिएगा तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ही आपका बीच में माइंड आपको प्रिक करेगा कि यार तू बना लेगा, ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट ले, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइएगा तो हो सकता है आपका बन जाए। तो यही कहना है। हमें लगता है काफ़ी क्वेश्चंस का आपने आंसर किया है, और क्वेश्चंस अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग कंक्लूड करेंगे। अभी जो कमिंग डेज जो बचे हुए हैं उसमें जो नीट के बच्चे हैं, जो नीट इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे एक शॉर्ट वर्ड में? एक इस बार जो 2020 के लिए इस बार जो देने वाले, मैंने शुरू में ही इसी से चालू ही किया था कि 2 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आप इस 2 मंथ को एज आ मान कर चलिए, लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। अगर आप कम पढ़े हुए स्टूडेंट भी हैं तो ये 2 मंथ में सिलेक्शन अश्योर कर सकते हैं, और अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट है तो आराम से रैंकर्स बन सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है सराउंडिंग, और अभी का आप किस तरह से माहौल में बंद कर प्रेशराइज वे में इफेक्टिव स्टडी कर पाते हैं। तो मेरा, जैसे अगर मैं घर पे भी स्टडी किया करता था तो टाइमर लगा कर टाइमर लगाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अलग अलग भी बना रहा हूँ तो 45 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस लेके ही बनाता था। कभी भी ये नहीं कि ऐसे बैठ के सो के बना रहा हूँ, मतलब ऐसे भी बनाया करता था, पर जब एग्ज़ाम का टाइमिंग हो तो वैसा नहीं करता था। तो यही है कि अभी के टाइम में आप, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और दूसरों को भी जो डीमोटिवेट हो रहे हैं मोटिवेट करें। थोड़ा सेल्फिश ज़रूर बने कि लोगों को देखें कि वो किस तरह से पाथ से डेविएट हो रहे हैं, और अगर वो एक रैंकर है तो अगर आपका दोस्त है तो आप उसे डायरेक्ट करें, और अगर नहीं तो आप उसकी गलतियों से सीखें। और बाकी एनसीईआरटी को एज अ कमांड और एक एज अ मतलब गाइडलाइन ही बोल लीजिए लेकर चले, और अपने फैकल्टी और पेरेंट्स से टच में हमेशा रहे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उन लोग से ज़रूर डिस्कस करें। अगर मन में प्रॉब्लम रखिएगा तो आपका पूरा प्रॉपरली ध्यान इस पढ़ाई में नहीं लग सकता है। तो जैसे मेरा सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, यहाँ पर एंकर्स बैच में ये सर ने हमेशा कि ये कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सारे टीचर्स अवेलेबल है, खाना पानी सब मिल ही रहा है आपको। और घर में भी जाता था तो घर में मेरे हिसाब से सराउंडिंग किया हुआ रहता था कि मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। और ये बात पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अभी का आखिरी का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करे, और वो जिस पाथ में डर रहे हैं उसके डर को भगाए, ना कि उसको बढ़ाए। तो ये सब मेरे में बहुत ज़्यादा, मेरे टाइम में ये सबसे ज़्यादा मैं अपना रैंक को इसी को देना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट आपका किस बेसिस में सेटल हो पा रहा है। हमारा एक पर्सनल सजेशन भी है, जो बच्चे 2020 में अपीयर होंगे नीट के लिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण से आपका लगभग 3 मंथ्स की पढ़ाई हमें नहीं लगती है कि पूरी तरह से बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है 26 जुलाई के लिए, और पता नहीं आगे क्या होना है नहीं होना है, लेकिन अभी हम लोग ये मान के चले कि अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको रेडी होके रहना है, और रेडी ऑलरेडी आप हैं, पहले से हैं, लेकिन हमें लगता है या तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम रहा होगा इन टाइम में, या फिर आपके बहुत सारे बुक्स या स्टडी मटेरियल हॉस्टल्स में रह गया हो, कहीं बाहर रह गया हो, आप घर चले गए हो, अचानक से सारा कुछ शट डाउन हो गया, उस केस में आपके पास सारे स्टडी पैकेजेस नहीं है, तब भी आपको कैसे मैनेज करना है, एक शॉर्ट वर्ड में आप थोड़ा इसे गाइड कीजिए। देखिए आजकल ऐप्स भी बहुत सारे आ गए हैं, और बुक भी आपको PDF अवेलेबल है, और उसके तरह से शॉर्ट ट्रिक कमेंट, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, ये सब तरह का PDF आपको हर जगह मिल जाएगा। यूट्यूब में कई तरह के चैनल्स हैं, कई वहाँ पे भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से, मतलब कोई टीचर का कोई बात समझ में आया तो ज़्यादा डेविएट नहीं करना है बात से, बट एक तरह से ये है कि एक्सक्यूज़ ना ढूंढ कर आप अपने बात पे जितना मेहनत कर सकते हैं
कि बुक्स के थ्रू या क्वेश्चन सैम्पल पेपर डाउनलोड करके उसे, अगर आपको ऑफलाइन बनाने का आदत डालना है तो आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, जाके प्रिंट करवा सकते हैं। जिसके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वो मोबाइल में ही देखकर उसे एक पेज में सॉल्व करे कम से कम। तो मोबाइल में ही देखकर पेज में सॉल्व करिएगा तो वो आपको ऑफलाइन जैसा ही फील आएगा, और उसमें भी आप प्रेशराइज इन्वायरमेंट बना कर रखिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। अभी के एंड टाइम प्रिपरेशन के लिए मैं बात करूँ तो, और अभी सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ से उतना ही दूरी बना के रखे जितना में आपको लगे कि बस इंटरटेनमेंट अब डिस्ट्रैक्शन में बदला जा रहा है। बाकी मस्ती हमेशा करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मस्ती इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमेशा बोलूँगा मतलब कि मस्ती इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने हर फेज़ में मस्ती नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं अपना इस फेज़ को छोड़ दे रहे हैं या खो दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी रैंकर्स बैच था तो आप सर से भी जान सकते हैं कि हमने बहुत मस्ती भी की थी अपने टाइम में, और पढ़ाई भी ज़रूर करते थे सीरियसली, और कई बार सर को भेजना पड़ता था कि यार इनको चुप करा और पढ़ने बैठा हो। तो ये सब है कि सर लोग का भी गाइडेंस रहा, और आपका अपना भी होता है कि मस्ती करे पर एक लिमिट तक करें, और जितना आप अपने लिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कर सकते हैं उस पाथ को फॉलो कर प्रिपेयर करें। वो सबका अपना अपना वैरी कर सकता है, तो मेरा यही कहना है। ये पीरियड सभी के लिए एक बहुत ही पैनिक है, और जो भी बच्चे जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे या फिर जो अभी 11th में हैं, 12th गोइंग हैं, या फिर जस्ट अभी 10th करके 11th में आए हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हमें पता है ऑनलाइन से आप बहुत अच्छा फील नहीं कर पाते होंगे क्लासेस, क्योंकि एक टीचर जब सामने में होता है उससे इंटरेक्ट करने का जो तरीका होता है और जो आप फील करते हैं, जितना क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वो शायद आप नहीं पूछ पा रहे होंगे, लेकिन और भी अभी तक कोई तरीका नहीं दिख रहा है। इस कारण से हम लोग इसे ऑनलाइन मोड ही में क्लासेस करवा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल होगा, और फिर हम लोग एक साथ जैसे क्लास में बैठते थे, क्लास में टीचर्स आके पढ़ाते थे ऑफलाइन मोड में, वैसे शायद हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उसी उम्मीद के साथ और बहुत अच्छा करने के लिए भी ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ तक हमें लगता है कि ये 1 दिन 2 दिन और 10 दिन 1 महीने में ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। ये आपका हो सकता है बरसों चले, 2 वर्ष तक भी चल सकता है। तो हमें इसके साथ ही यूज टू होकर चलना पड़ेगा, इसके साथ ही चलना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उसमें आपको सारे चीज़ जो भी इसके लिए करना है, मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज करना है हैंड को हमेशा, वो सब आप प्रॉपर किया कीजिए। और कहीं भी बिना जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक आप बाहर नहीं जाने का कोशिश करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो आपके स्टडी में। हाँ, ये पता है कि सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अभी भी वो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बाहर फंसे हुए हैं। लेकिन जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं आप उनका हेल्प ले सकते हैं डाउट पूछने के लिए। अब क्लासेस प्रॉपर हम कोशिश कर रहे हैं चलाने का, और अभी हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो हम सारे बच्चे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, और इस सिचुएशन के हिसाब से शायद हम बोल भी देंगे तब भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपर स्टॉक में फिर हम किसी और टॉपर से मिलते हैं, और हमें लगता है हर 15 डेज पे हम ये एक शेड्यूल बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा और फ़ायदा है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसे आप प्रॉपर यूज़ कीजिए डॉट्स के लिए। कुछ बच्चे का कंप्लेन होता है कि सारे टीचर्स रिप्लाई नहीं करते आंसर्स को। इसके लिए एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि इतनी सारी क्वेश्चंस, जैसे अभी देख रहे थे चैट में, इतनी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर करते करते 10 क्वेश्चंस का आंसर 10 क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं। तो कभी ये प्रॉब्लम होता होगा आंसर्स करने में टीचर्स को भी, और टीचर्स से भी रिस्पेक्टली हम ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉपर इस टाइम पे बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकता है आपसे वो बिल्कुल करे। थैंक यू प्रकाश फॉर टॉपर स्टॉक में आने के लिए। और ये एक सीरीज होगा हमारा जो कि हमेशा 15 डेज पे चलते रहेगा। हाँ, कुछ बताना चाह रहे थे? एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं यहाँ पर आके जब देखा पूरा ये सेटल अरेंजमेंट, जब मैंने देखा तो मैं देखा कि सर आपके तरफ से भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा ये सबके लिए ही एक नया इन्वायरमेंट है।
तो कुछ आप भी हेल्प करें, कुछ सर भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व किया जा सकता, पर सर यहाँ पर सारा तरह से ये अरेंज किए हुए हैं हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन। और जब मैं आया था तो भी सर आपके ही प्रॉब्लम्स को देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मैनेज किया जा सकता है, टीचर लोग से डिस्कस कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से भी सर को एज अ पॉजिटिव वे दे, और थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो सर को बता दें, पर दोनों तरफ से ही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि फाइनली आपके लिए ही पॉजिटिव रहेगा। और अगर मेरा जो मैंने बताया वो अकॉर्डिंग टू मी था, हो सकता है आपके लिए कुछ वैरी करे, तो मैंने सारा अपने हिसाब से कोशिश किया गिवन टाइम में कि रख पाया बात को। अगर आपको कुछ लगे कि यार ये मैंने गलत कहा या आपके लिए गलत है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बस ये ज़रूर कहूँगा लास्ट में कि कूल रहे, चिल करें, और बाकी एग्ज़ाम में जितना कम से कम प्रेशर रख पाएंगे और उस प्रेशर से एग्ज़ाम दें। लास्ट में एक और भी बात पे आना चाह रहे थे। हमारे टीचर्स सारे अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे लाइव क्लासेज में, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और बहुत जल्द ही आपके बीच में आएंगे और उनकी भी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। और वो सारे टीचर्स जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम रांची पहुँचे, और वो भी चाहते हैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए, क्योंकि पूरे साल वो आपको पढ़ाए हैं इसी उम्मीद में कि एक अच्छा रिजल्ट होगा। और उसी उम्मीद के साथ वो लोग भी ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका कोई डॉट्स छूटे नहीं। और आप ग्रुप पे भी देखते होंगे मैक्सिमम केसेस में आपको आंसर्स मिलता होगा या कुछ केसेस में नहीं भी मिलता होगा, वो मैनेज करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करके आप आंसर मंगवा सकते हैं, या आप कॉल भी कर सकते हैं। इतना सारे टीचर्स आपको फ्रीली दिए हुए हैं कि आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमें लगता है इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है पॉसिबल। जो हो सकता है वो सब कुछ दिया गया है आपको। और थैंक यू फॉर वाचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। थैंक यू। होप सो कि आप अच्छा रैंकर बन पाए।